आइए हम लिविंग वर्ड क्लास 11 का जो हमने फर्स्ट पार्ट में अपने फर्स्ट वीडियो में ये देखा था कि हमने व्हाट इज लिविंग के बारे में ये फर्स्ट टॉपिक हो गया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। और इस ये पहला पार्ट तो हमने अपने पुराने वीडियो में कर लिया था, पिछले वीडियो में। अब हम शुरू करने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स। तो कह रहा है इफ यू लुक अराउंड you will see large variety of living organisms, be it potted plant, insect, birds, your pet or other animal। कह रहे हैं अब चारों तरफ देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। या हो सकता है कि पॉट में लगाया हुआ पौधा हो, इंसेक्ट, बर्ड हो, आपका पेट हो, या फिर अदर जानवर हो सकते हैं। देयर आर सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नैव। कह रहा है कि यहाँ पर बहुत प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिसको हम अपनी अब नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, बट दे आर अराउंड। लेकिन वो आपके चारों तरफ पाए जाते हैं। इफ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी अराउंड इंक्रीज। करें कि आप जिस एरिया में जहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर आप इसी तरह अपना ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ाएं तो आपको वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपके चारों तरफ। Obviously, if you were to visit a dense forest, would probably see a much greater number and kind of living organisms। करें कि अगर आप कोई फॉरेस्ट विजिट करें तो आपको विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म और उस फॉरेस्ट में पाए जाएंगे, मिलेंगे आपको। Each different kind of plant, animal, organism that you see represent a species। कह रहा है कि जो आप डिफरेंट प्रकार के प्लांट, एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म वहाँ देखोगे वो एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। कह रहा है कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज आज तक खोजे जा चुके हैं और डिस्क्राइब किए जा चुके हैं। और दिस रिफर टू बायोडाइवर्सिटी आर द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। कह रहा है कि ये बताता है कि नंबर और कितने प्रकार के टाइप के ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर पाए जाते हैं। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया एंड इवन ओल्ड वन, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली आइडेंटिफाई। कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम पुराने एरिया जहाँ पर हम खोज कर चुके हैं या फिर हम नए एरिया पे जाएं, हमें हर बार नया नया प्रकार के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। एज स्टेटेड, जैसे हमने पहले बताया था, देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट एनिमल इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि दुनिया संसार में मिलियन ऑफ प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं। वी नो द प्लांट एनिमल इन आवर ओन एरिया बाय देयर ओन लोकल नेम। कह रहा है हमारी तरफ जो हमारे लोकल एरिया में जो प्लांट एनिमल पाए थे उनको वहाँ के लोकल नाम से जाने जाते हैं। दिस नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन द कंट्री। कह रहे हैं कि जो जैसे किसी जानवर का किसी एरिया में कुछ नाम है तो उसी जानवर का किसी अदर कंट्री में अलग नाम होगा। तो वही कह रहा है हर एक जानवर का या प्लांट का कंट्री टू कंट्री नाम वेरी करता है। प्रोबेबली यू वुड recognize the confusion that would be created if we do not find a way and means to talk to each other to refer to the organism we talking about। Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such such that I, such that a particular organism is known by the same name all over the world। कह रहा है हमें जैसे कह रहा है कि बाई चांस हम किसी और कंट्री में चले गए और हम उस ऑर्गेनिज्म को उस किसी ऑर्गेनिज्म को अपने लोकल नाम से बुलाने लगे तो हमें वहाँ के लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इस समस्या को खत्म करने के लिए एक सोचा गया कि क्यों ना हर ऑर्गेनिज्म का एक नामकरण कर दिया जाए। Hence, there is need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same all over the world। इसी को हम नॉमेनक्लेचर क्या होता है?
नॉमेनक्लेचर होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दो और उसी नाम से वो पूरे पूरे वर्ल्ड में जाना जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। Obviously, nomenclature or naming is the only possible when organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to it. कह रहा है कि नॉर्मल ये नेमिंग ओनली नामकरण नेमिंग जब ही पॉसिबल होगा जब when organism is described, जब उस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पूरी तरह जानते हों एंड वी नो व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच, और किस जानवर का क्या नाम दिया गया था, और इस चीज़ को हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। नॉमेनक्लेचर में हम उसको नाम दे देते हैं, आइडेंटिफिकेशन में हम उसको पहचानते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म को उसका इस कैरेक्टर के आधार पर उसको ये नाम दिया गया था। In order to facilitate the study, number of scientists has established procedure to assign a scientific name to each organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria, which provided in International Code of Botanical Nomenclature. कह रहा है जो प्लांट का जो नामकरण हुआ है, उसके नामकरण नॉमेनक्लेचर के लिए, नामकरण के लिए ये इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जिम्मेदार होता है, और उसी तरह एनिमल के नॉमेनक्लेचर के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जिम्मेदार होता है। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। जो साइंटिफिक नेमिंग है ये इंश्योर करता है कि एक ऑर्गेनिज्म का केवल एक ही नाम हो पूरे वर्ल्ड में। Description of any organ should enable the people to arrive at the same place. We also ensure that such a name has not to given in other organism. और इसमें ये बताया जाता है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म को कोई नाम असाइन कर दिया गया है तो वो वही दोबारा नाम किसी दूसरे एनिमल या प्लांट को ना दिया जाए। Each name has two component। कह रहा है जब हमने नाम दिया, नॉमेनक्लेचर किया, तो उस नेमिंग में उस नाम के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला जेनेरिक नेम और दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोनोमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर बायनोमियल नॉमेनक्लेचर इसको कहते हैं। मतलब कह रहा है कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है कि किसी ऑर्गेनिज्म को उसके नाम में दो कंपोनेंट का होना ही बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर कहता है। This naming system given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world। मेरा बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर है ये कैरोलस लिनियस ने दिया था और ये पूरे वर्ल्ड में सभी बायोलॉजिस्ट के द्वारा यूज किया जा रहा है। कह रहा है जैसे यहाँ पर एग्जांपल हमने लिया किसका, मैंगो का। हम जानते हैं मैंगो का साइंटिफिक मैंगोफेरा इंडिका होता है। Scientific name of mango is written as Mangifera indica. It let us see how is binomial nomenclature. It is how it is binomial nomenclature. In this name, Mangifera represents the genus, while the indica is a particular species or a specific epithet। कह रहा है कि जो मैंगनीफेरा है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। फिर आया other universal rule of biological nomenclature। other universal rule of nomenclature are as follows। biological names are generally in Latin and written in italics। कह रहा है कि जो बायोलॉजिकल जो नेम्स होते हैं वो लैटिन से ड्राइव्ड होते हैं, लेकिन हम उसको लिखते हैं इटैलिक्स में है। दे आर लेटिनाइज्ड और डेराइव फ्रॉम लैटिन। आते तो वो लैटिन से हैं लेकिन उनको लिखते हम इटैलिक्स में है। फिर कह रहा है द फर्स्ट वन इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। वही जो मैग्नीफेरा इंडिका हमने देखा, तो मैग्नीफेरा में पहले मैग्नीफेरा है वो जीनस को दिखाता है और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट को दिखाता है। तो वही कह रहा है द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम
represent genus, while the second component denotes a specific epithet. ये इसका अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं. Both the word in biological name when handwritten are separately underlined. कह रहा है कि जब दोनों स्पेसिफिक एपिथेट हम जब किसी का जैसे मैग्नीफेरा इंडिका हम लिख रहे हैं तो अगर हाथ से लिखेंगे तो हम उसको अलग अलग लिखेंगे, मैग्नीफेरा अलग और इंडिका अलग, और उसको फिर अंडरलाइन भी करेंगे. और जब उसको प्रिंट करेंगे तो उसको इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे ताकि हम उसको दिखा सकें कि हाँ ये लैटिन से डेरिवेटेड है. आप इस चीज़ को याद रखिए कि प्रिंटेड इटैलिक्स इटैलिक में प्रिंटेड रहता है. कभी कभी क्वेश्चन में ये चीज़ें घुमा यहाँ पर इटैलिक में लैटिन लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखिए कि प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू रिप्रेजेंट इट लैटिन ओरिजिन. फिर द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस start with a capital letter while the specific epithet start with small letter. कह रहा है कि जो फर्स्ट जैसे जीनस जैसे मैग्नीफेरा हम लिखे तो एम जो यहाँ रहेगा वो कैपिटल रहेगा और इंडिका में जो आई रहेगा वो स्मॉल रहेगा. जैसे यहाँ पर दिखाया गया है एम है वो कैपिटल है और आई है वो स्मॉल है. फिर कह रहा है द नेम The name appears after the specific epithet at the end of biological name and is written in an abbreviated form. Magnifera indica Lin. ये जो आपको लिन दिखा रहा है ये साइंटिस्ट का नेम है जिसने इसको डिस्कवर किया था. और ये जो साइंटिस्ट का नेम है आपको याद रखना है कि सिंपल इंग्लिश जैसे हम लिखते हैं वो उसमें रहेगा. जो साइंटिस्ट का नेम उसमें वो इटैलिक्स में नहीं लिखा जाएगा. इट इंडिकेट दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय Linnaeus. Since it is nearly impossible to study all living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. कह रहे हैं कि ये आसान नहीं होता कि सारे ऑर्गेनिज्म को हम पढ़ सकें, इसलिए कुछ चीज़ बनाया गया जिसे उनको पढ़ने में आसानी हो. उस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन. फिर क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर. कह रहा है कि क्लासिफिकेशन मतलब होता है कि प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप. जब किसी चीज़ को हम एक ग्रुप में करते हैं उनके कुछ सम इजीली ऑब्जर्वेबल बाहर से जो देखने लायक कैरेक्टर के आधार पर उनको एक ग्रुप में हम करते तो उसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. We easily recognize group such as plant or animal or a dog, cat, insect. जैसे कि कह रहा है जब हम आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं डॉग कैट इंसेक्ट का क्योंकि हम उनके एक्सटर्नल फीचर को देख के पहचानते हैं. The moment we use any of this term, we associate certain characters with the organism in that group. What image do you see when you think of a dog? Obviously, each of one of us will see dog and not a cat. Now, if we were to think of Alstaians, we know that we are talking about talking about what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animal with external ear and body hair. Likewise, in plant, if we try to talk of wheat, picture the picture in each of our mind will be of wheat plant, not of rice or any other plant. Hence, all these dog, cat, mammals, wheat, rice, plant, animal are convenient categories we use to study organisms. The scientific term the scientific term for these categories is taxa. जैसे हम डॉग क्या हो गया एक टैक्सा हो गया. डॉग कैट मैमल ये सब क्या होता है एक टैक्सा हो गया. Here you must recognize that taxa
can indicate the categories at different level. जो टैक्सा होता है वो अलग अलग कैटेगरीज को डिफाइन करता है अलग अलग लेवल पर. प्लांट आल्सो फॉर्म अ टैक्सा. Wheat also a taxa. Similarly, animal, mammal, dog are all taxa. ये सारे एक टैक्सा हैं. But you know that the dog is a mammal and mammal are animal. Therefore, animal, mammal and dog represent taxa at different level. Hence, based on characteristic, all living organisms can be can be classified into different taxa. कह रहा है कि ऑन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू डिफरेंट टैक्सा ऑर्गेनिज्म्स को. दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी. एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद स्ट्रक्चर ऑफ based on the characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. कह रहा है कि बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, उनके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर. जैसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जैसे यहाँ पर कह रहा है बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टैक्सा. अब कौन से कैरेक्टरिस्टिक, जैसे एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल. along the structure of cell, along with डेवलपमेंट प्रोसेस, वहाँ एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंटल प्रोसेस पर, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. Hence, characterization, identification, and classification and nomenclature are the process that are basis of taxonomy. अभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि which of the following is the basis of a taxonomy. तो अब याद रखना कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, इनको कैरेक्टराइज करना, इनको पहचानना, इनको उनका क्लासिफिकेशन करना, फिर उनका नॉमेनक्लेचर करना. These are the process that are basis of taxonomy. The correct taxonomy is not something new. Taxonomy, human beings have been interested in knowing more and more about various kind of organisms, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find source for their basic need. इसमें आप कुछ पॉइंट है ही नहीं, वही बता रहा है कि ये पहली बार नहीं है. टेक्सोनॉमी कोई नया नहीं है. ह्यूमन बीइंग हैव बीन ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली डिफरेंस टू देयर इन यूज. कह रहा है कि पहले टेक्सोनॉमी कोई नई बात नहीं है. इंसान है वो हर दिन को हमेशा इंटरेस्ट रहता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जाने, मोर अबाउट ऑर्गेनिज्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने, और उन चीज़ों के बारे में जो उसे फ़ायदा पहुँचाते हों. In early days, human being needed to find source for their basic need of food, clothing, shelter. कह रहे हैं कि पहले 1800 पहले के में ह्यूमन बीइंग को अपने खाने पीने के लिए एक सोर्स ढूंढना पड़ता था, मतलब इधर उधर भटकना पड़ता था. तो ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्स, एक सोर्स स्रोत चाहिए होता था उनके खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, रहने के लिए. हैं द अर्लिएस्ट क्लासिफिकेशन वेयर बेस्ड ऑन यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म. तो कहना जो अर्लिएस्ट क्लासिफिकेशन था वो जो बेस था कि ऑर्गेनिज्म के यूजेस पर, कोई ऑर्गेनिज्म ह्यूमन को कितना फायदा या नुकसान कर रहा है. ह्यूमन बीइंग वेयर since long not only interested in knowing more about different kind of organisms and their diversity, but also their relationship among themselves. कह रहा है कि human beings not only interested in knowing more about different kind of organisms. कह रहा है कि इंसान केवल अलग अलग पक्षियों के बारे में जानने को इच्छुक नहीं था, बल्कि उनका संबंध हमारे साथ क्या संबंध है हमारे साथ, इसके बारे में भी जानने को इच्छुक था. बट ऑल्सो रिलेशनशिप अमॉन्ग देम,
दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर टू एज सिस्टमैटिक। और कह रहे हैं इस ब्रांच ऑफ स्टडी को, जिसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, उसी को हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। तो वर्ड सिस्टमैटिक्स is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organism। तो जो सिस्टमैटिक्स वर्ड का मतलब है वो होता है सिस्टम। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ Linnaeus used Systema Nature as the title of his publication। फिर लिनियस ने एक बुक पब्लिश की थी जिसमें उस बुक का नाम था Systema Nature as the title of publication। The scope of systematic was later enlarged to include identification, nomenclature and classification। कह रहा है जो सिस्टमैटिक्स के अंदर जो चीज़ आती हैं वो आती हैं आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो सिस्टमैटिक का पार्ट है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। सिस्टमैटिक टेक into account evolutionary relationship between the organism। और सिस्टमैटिक के अंदर ही आता है evolutionary relationship among between the organism। तो हम सिस्टमैटिक के अंदर क्या क्या आता है, सिस्टमैटिक के अंदर आता है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड evolutionary relationship among the organism।